आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस विषय के 7वें अध्याय में, जो कि है हवा, आंधी और तूफान। इससे पहले के जो वीडियो लेसन्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां जाके आप इससे पहले के सभी अध्यायों को देख सकते हैं और साथ ही साथ उन सभी के जो प्रश्न और उत्तर हैं वो सारे अध्याय के अंत में आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये बहुत ही ख़ास जो इम्पोर्टेंट अध्याय है वो है हवा, आंधी और तूफान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायु जो है हमारे चारों ओर स्थित है, वायु हर जगह मौजूद है और वायु है जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है और गतिशील वायु को हम हवा कहते हैं। आप किस आधार पर कहते हैं कि वायु गतिशील है? और भी बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में उठ रहे होंगे कि हवा कभी धीरे चलती है तो कभी तेज, कभी पूरब से पश्चिम तो कभी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। और जब कभी आप साइकिल चलाकर विद्यालय आते हैं, जिस दिन हवा आपके आने की विपरीत दिशा में चल रही होती है उस दिन आपको काफ़ी कठिनाई महसूस होती होगी। आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ता होगा क्योंकि हवा जो है आपका विरोध करेगी। इसी प्रकार पतंग उड़ाने में आपके पीछे से आती हुई हवा सहायक होती है ना। तो आइए इस चैप्टर में हम इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय को हम संक्षेप में पढ़ेंगे, इसके खास तथ्यों को, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और उसके बाद इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम बढ़ेंगे इस क्रियाकलाप को करते हुए। सबसे पहले एक क्रियाकलाप इस तरह है कि एक प्लास्टिक के बोतल में आपको आधा बोतल क्या करना है, गर्म पानी भर के इसके ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देना है और अब इस बोतल को ठंडे जल से भरी बाल्टी में डाल देना है। कुछ देर के बाद देखने पर आप क्या पाते हैं कि ये जो बोतल है वो पिचकने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म होने के कारण जो बोतल के अंदर के वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है और बोतल के बाहर के वायु का दाब अधिक होता है, जिससे जो है बोतल पिचक जाता है। बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण बोतल क्या होता है, पिचक जाता है। एक और यहाँ पे तालिका है कि वायु दाब डालती है, इससे संबंधित कुछ गतिविधियों या अनुभवों को लिखें। तो वायु दाब के कारण हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हिलती हैं या फिर कपड़े हिलते हैं। जो आप सूखने के लिए कपड़ों को डालते हैं वो हिलने लगती हैं। कई बार जो है दुकानों के बोर्ड वगैरह हिलने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु में प्रेशर होता है और वायु जो है वो दाब डालती है। एक और यहाँ पे क्रियाकलाप दिखाया गया है पुस्तक में। हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब का घटना। जब हवा का प्रेशर बढ़ता है तो उस क्षेत्र में वायु दाब जो है वो कम भी हो जाते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है कि आप लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज़ का टुकड़ा मुंह के तरफ ला करके उसके ऊपर की ओर आपको फूंकना है। जब आप इसके ऊपर की ओर फूंकते हैं तो ऊपर में वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है प्रेशर की वजह से। और फिर इस स्थान को लेने के लिए नीचे की वायु जो है ऊपर की ओर जाती है, जिससे आपका ये कागज़ जो है ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। हालांकि आप फूंक मार रहे हैं ऊपर की ओर और फिर भी ये ऊपर ही की ओर उड़ रहा है, क्योंकि नीचे की वायु का दाब कम होने के कारण वो ऊपर की ओर उठता है। इस प्रकार एक और भी यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि ये दो बैलून है, इन दोनों में हवा भर के आपको इस तरह से लटका देना है और लटकाने के बाद आपको बीच में यहाँ पे फूंक मारना है। यहाँ पे बीच में फूंक मारने से ये दोनों दूर दूर नहीं जाता बल्कि और पास आ जाता है। इसका कारण क्या है? जब आप यहाँ पे फूंक मारते हैं तो यहाँ पे वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है और
आसपास की हवा जो है इस ओर नीचे से इस ओर की ओर इसकी ओर फिर से बढ़ती हैं, जिसके कारण जो है बैलून दोनों और पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलता है कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता भी है ना। क्रियाकलाप 2 में आपने देखा कि फूंकने पर कागज ऊपर की ओर उठता है। जब हम फूंकते हैं तो कागज के ऊपरी क्षेत्र में फूंक के गति के कारण वायु दाब घटता है, जिसके कारण कागज जो है वो स्वतः ऊपर खींच जाता है। बैलून के नजदीक आने का भी यही कारण है। आगे एक और क्रियाकलाप दिया गया है, जिसमें आपको करना क्या है कि कागज के पन्ने को, यहाँ पे आगे के पृष्ठ में एक चित्र है, उसके अनुसार आपको क्या करना है, हवाई जहाज के डैने जैसी आकृति बना लेना है और बीच में धागा इस प्रकार पिरोना है कि कागज धागे पर ऊपर नीचे आसानी से आ जा सके। इस प्रकार से आपको कागज काटना है पहले और इसको फिर इस प्रकार से मोड़ के ऐसा बना लेना है और बीच में छिद्र करना है ऊपर नीचे, और उसको जो है एक रस्सी पिरो लेना है इसके अंदर। और इसके बाद इस रस्सी को ऊपर नीचे क्या करना है, देखिए दोनों किनारों पर नारियल झाड़ू के 2 सीके लीजिए, फिर चित्रानुसार उन्हें पकड़कर जोर से दौड़िए। ठीक है, जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो आपके दौड़ने के कारण जो है यहाँ पे हवा का जो दाब है कम हो जाता है और नीचे की वायु जो है फिर ऊपर की ओर उठती है, जिससे ये जो कागज है वो भी ऊपर की ओर उड़ने लगता है। यही कारण है कि हवाई जहाज के उड़ने एवं तेज हवा में छप्पर के उड़ जाने में भी लागू होता है। तो यही नियम जो है लागू होता है। जब ऊपर की वायु का दाब घटता है तो नीचे की वायु उसका स्थान लेने के लिए ऊपर की ओर उठती है, जिससे जो है ये ऊपर की ओर उड़ने लगता है। आगे एक और क्रियाकलाप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा दिखाया गया है कि वायु जो है गर्म होने पे क्या होती है, फैलती है। यहाँ पे देखिए जो टेस्ट ट्यूब होता है, जिसको आप बॉटल कह सकते हैं, ये 3 टेस्ट ट्यूब लेकर तीनों के मुंह पर जो है बैलून बांध दिया गया है। ठीक है, और तीनों जो टेस्ट ट्यूब है उसको अलग अलग तरह के बर्तन में या फिर कहें जार में या गिलास में रखा गया है। एक में सामान्य पानी है, सामान्य जल है, दूसरा में गर्म जल है और तीसरा में ठंडा जल है। ठीक है ना, तो सामान्य जल में बैलून में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब हम इसका अच्छी तरह अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि गर्म जल वाले जार के अंदर जो टेस्ट ट्यूब था, जो बॉटल था, उसमें जो बैलून लगा था वो फूलने लगता है। इसका कारण क्या है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और फैलने के कारण जो है ये बैलून फूलने लगता है। और जो ठंडे जल का जार है इसमें बैलून जो है और चिपकने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि ठंडा होने के कारण वायु का जो है फैलाव नहीं होता है, बल्कि वो और संकुचित हो जाती है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं। आप सभी क्रियाकलापों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें और उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक और क्रियाकलाप द्वारा दिखाया गया है कि गर्म हवा जो है हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह के कागज की 2 समान थैलियां लेनी हैं। कागज की 2 थैलियां या ठोंगे वगैरह आप ले सकते हैं और दोनों को 2 सिरों पर बांध देना इस तरह से रस्सी से लटका के। ठीक है ना, और उसमें से एक के नीचे आपको मोमबत्ती या कैंडल को जलाना है। कैंडल जलाने से क्या होगा कि इसके नीचे की जो हवाएं हैं, इसके आसपास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगेगी, जिससे इसके बगल वाले जो थैली होगी इसका भार बढ़ जाएगा और यहाँ पे इसका भार कम हो जाएगा, क्योंकि हवा हल्की हो जाएगी ऊपर उठने के कारण, जिससे जो है ये दूसरा सिरे पर जो लटका हुआ कागज का थैली होगा वो एक तरफ झुक जाएगा
उपरोक्त क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर हवा हल्का हो जाता है। अतः इससे पहले के क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है, जिसके कारण वो विरल हो जाती है, अतः वह ऊपर की ओर जाती है। धुआं ऊपर क्यों उठता है, इसके पीछे भी यही कारण है। जिस स्थान या क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है और अन्य जगहों से हवा वहां आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। पृथ्वी का धरातल मतलब जो सतह होती है पृथ्वी की। आप लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। भूमध्य रेखा ये वाला क्षेत्र कहलाता है जो पृथ्वी का इक्वेटर होता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पे जो ऊष्मा है वो सूर्य से अधिक मिलती है, जिसके कारण यहाँ के आसपास की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों में ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। तो जिसके कारण जो है इस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं यहाँ पे प्रवाहित होने लगती है, आने लगती है। इसी प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांश के बीच भी लागू होती है, जहाँ ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं, क्योंकि पुराने समय में ये व्यापारियों के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। तब जहाज पतवार वाले होते थे, तो वो हवा की दिशा में आगे बढ़ते रहते थे तथा हवा के सहारे ही चला करते थे। इन हवाओं के कारण जो है जहाज चलाने के श्रम की बचत होती थी, लोगों की जरूरत कम होती थी। आगे है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। यहां देखिए, पानी जो है देर से गर्म होता है, जबकि जो मैदानी इलाके होते हैं, जो जमीन का हिस्सा होता है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है, गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। इस प्रकार से जब ये क्षेत्र जो है गर्म हो जाते हैं पहले, तो इस जगह की वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे समुद्र की ओर से हवा जो है इस स्थान को भरने के लिए चलती है समुद्र से स्थल की ओर। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। समुद्रों से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प भी लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। इसी को हम मानसूनी हवा कहते हैं। गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। ये हवाएं तथा वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु सदैव आनंद ही दें यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी तेज हवाएं या अत्यधिक वर्षा या दोनों से कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, और ये प्राकृतिक घटनाएं या नेचुरल डिजास्टर के रूप में बदल जाती है। आपदा का रूप धारण कर जंतुओं तथा पादपों को बहुत क्षति भी पहुंचाती हैं, बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब बारिश एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड आ जाते हैं, और तेज़ हवाओं के चलने से स्टॉर्म या फिर साइक्लोन आ जाते हैं, जिससे जो है जान माल की काफ़ी क्षति होती है। आंधी, जिसको हम स्टॉर्म कहेंगे, काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली तीव्र हवाएं आंधी कहलाती हैं। अब आपको देखना है कि आंधी से होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं, इसकी आपको सूची भी तैयार करनी है। तो आंधी से अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जिससे सड़कों पर जो है अवरुद्ध हो जाता है, वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है। कई घर जो मिट्टी के घर होते हैं या घास फूस के जो घर होते हैं, वो झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं उनकी, और
बहुत सारे फसल जो है गिर जाते हैं, फसलों की बर्बादी होती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के नुकसान हैं जिसका लिस्ट आप स्वयं बनाएं। और आगे है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंधी से नुकसान के कुछ चित्र भी दिए गए हैं आपको, है ना। और आगे है साइक्लोन यानी कि चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? जब तेज हवाओं के साथ साथ पानी भी बरसता है, यानी बारिश और तेज हवा दोनों एक साथ आती है, तो इस स्थिति को हम चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। गर्म हवा के उठने के साथ वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए परवल मतलब तेज परवल वेग की अधिक हवाएं वहां आने लगती हैं, और परवल वेग की हवा आने से पुनः वायुदाब कम होता है। फिर से वायुदाब और कम होता है जब तेज हवा आती है, तथा अधिक तेज हवाएं आने लगती हैं, इससे और भी तेज तेज हवाएं चलने लगती है। इस तरह एक चक्र बनने लगता है जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। समुद्र के ऊपर में इस तरह की पुनरावृत्ति जब बार बार होती है, इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, और इसी स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले लेती है। और इस प्रकार जो है, फिर यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है, तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा करते हैं। तो आंधी और चक्रवात द्वारा होने वाले नुकसान क्या क्या हैं और इससे हम कैसे बचेंगे? चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाते हैं, जो घरों, वृक्षों, आवागमन एवं संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देती है। बहुत जगह पे जो है पोल वगैरह गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, टावर गिर जाते हैं तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे जान व माल की क्षति होती है। अतः हमें इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। इसके जो कुछ प्रभावी सुरक्षा उपाय हैं वो इस प्रकार से हैं। चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाए। सूचना को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाए। आज तो सरकार की ओर से हर एक मोबाइल नंबर पे भी इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है। एक दूसरे का सहयोग किया जाए। विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुने तथा उन पर अमल भी करना है आपको। इसी प्रकार और भी उपाय हो सकते हैं जिन्हें आप सोचकर या बड़ों से चर्चा कर अपना सकते हैं। चलिए, चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका में इसको हरिकेन कहा जाता है, पूर्व एशिया में इसको टाइफून कहा जाता है या टाइफून कह सकते हैं आप। इसी प्रकार के कुछ और नामों में कहीं कहीं इसको टोर्नेडो भी कहा जाता है, कहीं साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चैप्टर में दिया गया है कि आप अपना पवन दिशा सूचक कैसे बनाएंगे। वाइंड वेन जो होता है, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि किस ओर से हवा चल रही है, इसको आप कैसे बना सकते हैं? बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए जो आपको वस्तुओं की ज़रूरत होगी, प्लास्टिक की छोटी मुंह वाली बॉटल, प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जो कि बॉटल से लंबाई में बड़ा होना चाहिए, और कार्डबोर्ड यानी कि कूट चाहिए आपको, कैंची, सेलो टेप, बालू, चौड़ा बर्तन जिसमें ये बॉटल को आप रख सकते हैं बाद में, और चुंबकीय सुई, मार्कर, कलम, पिन, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कार्डबोर्ड को तीर की आकृति में काटिए। इस प्रकार से आपको काटना है। स्ट्रॉ को तीर के बीचों बीच चित्रानुसार लगाइए, और यहाँ पे स्ट्रॉ को जो है आपको इसके बीचों बीच लगाना है, साट देना है, चिपका देना है, तथा उससे बॉटल में रख दीजिए। अब बॉटल को क्या करना है? एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखकर बालू से इस पर भरिए ताकि बॉटल हिल ना पाए। चुंबकीय सुई की मदद से बॉटल या बर्तन पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के लिए क्रमशः नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सब लिख देना है आपको। चुंबकीय सुई जो होता है वो आपको कंपास के द्वारा मिल जाएगा, या फिर आपको दिशा अगर मालूम है तो आप उस हिसाब से इसमें मार्किंग कर दीजिए। इस प्रकार आपका जो पवन दिशा सूचक है
जो वाइंड वेन है वो बनकर तैयार हो गया। हवा की दिशा को बतलाने वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक कहते हैं, जबकि हवा की गति मापने वाले यंत्र को पवन वेग मापी या फिर एनीमोमीटर कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस अध्याय का जो है संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर लिया है। इसके सभी खास तथ्यों को हमने जान लिया है और अब है इस अध्याय में दिए हुए अभ्यास को सॉल्व करने का, जो इसके प्रश्न उत्तर हैं इसको जानने का। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो सही उत्तर है उसको आपको लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है, पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। पवन दिशा सूचक का उपयोग हम सभी जानते हैं कि इसका जो है इस्तेमाल पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पवन की दिशा जानने के लिए। यह दिशा को बताता है कि वायु जो है किस दिशा से बह रही है। दूसरा जो प्रश्न है वो है इस प्रकार कि आंधी आने पर हमें क्या करना चाहिए। बाहर घूमना चाहिए, ये तो नहीं होगा। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पेड़ गिर सकता है। छत पर चढ़ना चाहिए, ये भी डेंजर है। किसी घर के अंदर छुपना चाहिए, यही सबसे सुइटेबल लग रहा है, तो इसी का हम उत्तर में इसी को चुनाव करेंगे। किसी घर के अंदर छुपना चाहिए आंधी आने पर। जो तीसरा प्रश्न है, पवन वेग मापी मापता है। तो पवन वेग मापी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पवन के क्या मापता है, पवन के वेग को, इसके प्रेशर को मापता है ना, इसकी तीव्रता को मापता है। पवन ताप, वायु दाब या पवन वेग या पवन दिशा। तो इसका उत्तर होगा पवन वेग। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इनका उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें लिखना है। इनका उत्तर लिखिए। इसमें ए नंबर है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 समान, इसका जो अध्याय में भी हमने एक क्रियाकलाप किया था उसी क्रियाकलाप को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या है देखिए, 3 समान आकार के बोतलों, जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं, पर बारी बारी से बैलून को कसकर बांध लेते हैं। एक ही बार बांध होगा, इसमें 2 बार लिखा गया है। अब इसमें से एक बोतल को गर्म जल से भरे मग में, दूसरे बोतल को सामान्य जल से भरे मग में तथा तीसरे बोतल को एक मग में जो ठंडे जल से भरा हो में रख देते हैं। कुछ देर देखने पर हम पाते हैं कि गर्म जल में रखे बोतल पर लगा बैलून फूल जाता है। गर्म जल में रखे बोतल पर लगा बैलून क्या होता है, फूल जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हवा जो है गर्म होने पर क्या होती है, फैलती है, और उसके फैलने के कारण जो है बैलून फूल जाता है। इसी का जो दूसरा प्रश्न है बी नंबर, वो कहता है कि एक गतिविधि बताएं जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। एक गतिविधि बताएं जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। तो प्लास्टिक की एक बोतल में गर्म पानी लगभग आधा भरकर ढक्कन को बंद करके बोतल को ठंडे जल से भरी बाल्टी में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। यह भी क्रियाकलाप हमने पढ़ा था। फिर क्या करते हैं, बोतल के अंदर के वाष्प जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। अतः बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण बोतल क्या होती है, चिपक जाती है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर सी, उसमें कहता है कि तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती हैं, कैसे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और उस खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवाएं वहां आने लगती हैं। किसी स्थान पर वायु की कमी के कारण वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है।
और तेज़ हवा जब वहाँ पे तेज़ हवा आने लगती है तो तेज़ हवाओं के वजह से भी पुनः वायु दाब वहाँ पे क्या होता है, घट जाता है या कम हो जाता है। और अगला प्रश्न है इस प्रकार से, देखिए कि आंधी में कमज़ोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर जो है परीक्षा में भी पूछा जाता है इस प्रश्न को। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि आंधी के कारण छप्पर के ऊपरी क्षेत्र में वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, और छप्पर के नीचे का वायु दाब अधिक होता है, जिसके कारण आंधी में छप्पर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसको आराम से आप लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब है एक और अंतिम प्रश्न जो कि है इस प्रकार से कि चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चक्रवात से बचने के लिए कुछ प्रभावी सुरक्षा उपाय निम्न हैं। सबसे पहला, ये पुस्तक में भी आपको एकदम क्लियरली मिल रहा है, चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाए, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब के द्वारा। और आज के दौर में सूचना जो है पहुंच भी जाती है। दूसरा है, सूचना को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई सूचना इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या न्यूज़ के थ्रू हो, तो उसको हम लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को सीरियसली उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कि एक दूसरे का सहयोग भी किया जाए, है ना। और चौथा है, विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुने तथा उन पर अमल भी करें। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको इसके सारे तथ्य जो हैं वो आसानी से समझ में आए होंगे और आपने इसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी जान लिया है।